आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम वीडियो में हम लोगों ने कुल्लू के इतिहास को देखा और आज समय है मंडी के इतिहास को जानने का। जब हम लोग आज की मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को दो बड़ी बड़ी प्रिंसली स्टेट्स, दो बड़ी बड़ी रियासतें देखने को मिला करती थी, जिनमें पहली रियासत का नाम था सुकेत और बाद में इसी रियासत से एक राजा अलग हुए जिनका नाम बाहुसेन हुआ करता था और बाहुसेन के वंशजों के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना की गई। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे पहले की रियासत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, जिसका नाम है सुकेत। अगर हम लोग पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उनमें सुकेत, क्योंथड़, मंडी और उसके साथ साथ जो किश्तवाड़ के राजा थे वो एक ही परिवार को बिलोंग करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो सुकेत के संस्थापक थे वो चंद्रवंशी राजपूत थे और ये पांडवों के वंशज थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुकेत के संस्थापक जिनका नाम था बीरसेन। अगर हम लोग बीरसेन की बात करें तो बीरसेन हमें बंगाल वाले एरिया से मंडी के क्षेत्र में आते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे ही ये मंडी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां पे मौजूद राणाओं और ठाकुरों को हरा के सुकेत किंगडम की स्थापना करते हैं। सुकेत किंगडम अपना नाम सुख क्षेत्र से डिराइव करता है। जैसे ही बीरसेन इन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो सबसे पहले उनके द्वारा नरोल नाम के एक किले की स्थापना की जाती है और ये किला कुन्नूधार के ऊपर स्थापित था। इसके साथ साथ सुरही इलाके में मौजूद पंगना को ये अपनी राजधानी डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद घरचौसी में इनके द्वारा एक किले का निर्माण किया जाता है और इसके बाद ये कुम्हार से वाले एरिया को अपने नियंत्रण में करते हैं। चौसी किले की अगर हम बात करें तो इस किले के जरिए इन्होंने जो सिराज वाला एरिया था उसको भी अपने नियंत्रण में लिया था। बीरसेन जब राजा बने तो उस समय कुल्लू के ऊपर भूपाल राजा रूल कर रहे थे। भूपाल और बीरसेन के बीच में युद्ध होता है जहां पे भूपाल को बीरसेन के द्वारा हरा दिया जाता है और इस तरह से कुल्लू रियासत सुकेत रियासत के अधीन आ जाती है। जब बीरसेन कुल्लू को अपने नियंत्रण में लेता है तो कुल्लू के अंदर मौजूद परोल, लाग, रूपी, सारी और डुमरी वाले जो एरिया हैं वो भी सुकेत रियासत के अधीन आ जाते हैं। इसके बाद अंत में बीरसेन के द्वारा एक बीरकोट नामक किले का निर्माण किया जाता है जब वो राणा ऑफ हटली को एक युद्ध में हराता है। बीरसेन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे विक्रमसेन। विक्रमसेन का जिक्र हम लोगों ने जब कुल्लू के इतिहास को समझा था तब भी किया था। विक्रमसेन काफी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और एक बार इन्होंने निर्णय लिया कि ये 2 साल तक तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। जैसे ही ये तीर्थ यात्रा के लिए अपने घर से निकलते हैं तो ये अपने छोटे भाई जिनका नाम त्रिविक्रमसेन था उनको गद्दी पे बिठाते हैं। त्रिविक्रमसेन कुछ समय के लिए लालची होता है और वो सोचता है कि क्यों ना इस गद्दी को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में किया जाए। तो उस समय कुल्लू जो सुकेत के अधीन था उस समय कुल्लू के राजा का नाम था हस्तपाल। हस्तपाल के साथ मिलकर त्रिविक्रमसेन अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही विक्रमसेन जो कि तीर्थ यात्रा के ऊपर था उसको पता चलता है कि उसके भाई ने उसके खिलाफ दगा किया है तो वो वापस आता है और आसपास के राजाओं से मदद लेके, स्पेशली क्योंथड़ के राजा से मदद लेके वो हस्तपाल और उसके साथ साथ त्रिविक्रमसेन को युद्ध में हराता है और दोनों को मार देता है। तो इस तरह से विक्रमसेन कुल्लू के ऊपर अपना नियंत्रण बरकरार रखता है, लेकिन इसका जो समय था वो सिर्फ 10 साल तक ही सीमित था। विक्रमसेन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे लक्ष्मणसेन। लक्ष्मणसेन जब राजा बने तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और इसी का ही फायदा उठाते हुए कुल्लू के उस समय के राजा जिनका नाम हाशिर या सूरतपाल हुआ करता था उन्होंने कुल्लू को सुकेत के चंगुल से आजाद करवाया। लेकिन जैसे ही लक्ष्मणसेन बड़ा हुआ तो उसने फिर से कुल्लू के राजा हाशिरपाल को हराया और लागसारी, रूपी, पलोर वजीरियों को फिर से सुकेत रियासत के अंदर सलेबित किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले महत्वपूर्ण राजा तो उनका नाम था विजयसेन जो 15 साल तक सुकेत रियासत के राजा रहे। अगर हम लोग विजयसेन की बात करें तो इनके 2 बेटे रहे जिनमें एक बेटे का नाम था साहुसेन और दूसरे का नाम था बाहुसेन। साहुसेन और बाहुसेन का जिक्र यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि दोनों भाइयों के बीच के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे।
बाहुसेन डिसाइड करता है कि वो सुकेत को छोड़ के किसी और जगह के ऊपर रहना शुरू करेगा और वहां पे वो एक छोटी सी रियासत की स्थापना करेगा। बाहुसेन सब कुछ छोड़ छाड़ के मंगलौर में शिफ्ट हो जाता है और अपने आप को एक छोटे से ठाकुर के रूप में डिक्लेयर करता है और इसी के ही डिसेंडेंट 12th सेंचुरी में आते आते मंडी रियासत की स्थापना करते हुए हमें देखने को मिलेंगे। साहू सेन के बाद हमें अगले महत्वपूर्ण राजा देखने को मिले जिनका नाम था सेवंत सेन। सेवंत सेन 1120 ईस्वी के आसपास सुकेत राज्य के राजा बने। सेवंत सेन के द्वारा अपनी माताजी की याद में रानी का कोट किले का निर्माण किया गया। सेवंत सेन के बाद अगर हम लोग अगले महत्वपूर्ण राजा की बात करें, जो सेवंत सेन के बाद छठे नंबर के राजा थे, उनका नाम था मदन सेन। मदन सेन की अगर बात की जाए तो 1240 ईस्वी के आसपास ये सुकेत राज्य के राजा बने। मदन सेन काफ़ी शक्तिशाली राजाओं में से एक राजा कंसीडर किए जाते हैं और मदन सेन के द्वारा जो आसपास के बड़े और छोटे राजा थे उनको हराया गया और उसके साथ साथ सुकेत राज्य की सीमाओं को एक्सपेंड किया गया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिलासपुर के राजा की। बिलासपुर के राजा के साथ इनके रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुआ करते थे और इनके द्वारा बिलासपुर की टेरिटरी के ऊपर अटैक किया गया। बिलासपुर के आसपास लगे हुए क्षेत्रों को इनके द्वारा कंट्रोल में किया गया और उसके साथ साथ एक श्रीमंगल नाम के राणा हुआ करते थे जो बंटवारा के राणा थे। श्रीमंगल कहलूर यानी कि बिलासपुर के राजा के काफ़ी नज़दीक था, जो चीज़ मदन सेन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। यही कारण था मदन सेन के द्वारा श्रीमंगल के ऊपर अटैक किया गया। श्रीमंगल को वहाँ से भागना पड़ा। उसने सतलुज नदी को क्रॉस किया और उसके बाद मंगल नामक रियासत की स्थापना की। इसके साथ साथ मदन सेन के द्वारा राणा ऑफ हटली को हराया गया और उसके साथ साथ जो महल मोरियाँ जो आज हम लोगों को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, वहाँ के ठाकुरों को भी हराया गया। इसके साथ साथ जैसे ही ये कुटलहर की बॉर्डर्स के ऊपर पहुंचा तो वहाँ पे इसके द्वारा एक किले का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ भज्जी, शांगरी, कुम्हारसे नाम की जो रियासतें जो इससे पहले सुकेत राज्य के अधीन हुआ करती थी, उन्होंने जब टैक्स पे करने से मना कर दिया तो मदन सेन के द्वारा इन रियासतों के ऊपर अटैक किया गया, इनको हराया गया और इनको फिर से ट्रिब्यूट यानी कि कर पे करने पे मजबूर किया गया। मदन सेन के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुल्लू रियासत की। कुल्लू, जिसका जिक्र पहले भी किया गया कि किस तरह से कुल्लू और सुकेत के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो इसने कुल्लू के राजा को हराया और उसके मदनपुर नामक जगह को अपने नियंत्रण में लिया और वहाँ पे अपने नाम पे मदनपुर नामक किले का निर्माण किया। इसके साथ साथ मदन सेन के द्वारा पंगना में 2 किलों का निर्माण किया गया, जिनमें एक किले जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, जिसका नाम मदन कोट रखा गया। तो मदन सेन की खासियतों का और वर्णन करते हुए हम लोग इनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इनके द्वारा पंगना में अष्टंबरनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ अभी तक जो सुकेत की राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था पंगना। इनके द्वारा पंगना से राजधानी लोहारा स्थानांतरित की गई। तो ये थे मदन सेन के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों को सुकेत राज्य के अंदर देखने को मिले। मदन सेन के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे करतार सेन। करतार सेन 1520 ईस्वी के आसपास हम लोगों को सुकेत के राजा बनते हुए देखने को मिले। करतार सेन ने करतारपुर, जिसको पुराना नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। जैसे कि थोड़े समय पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मदन सेन के द्वारा पंगना से लोहारा में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। जब हम लोग करतार सेन की बात करेंगे, उनके बाद अगले महत्वपूर्ण राजा रहे उदय सेन। उदय सेन की अगर हम बात करें तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे और मुगल एम्पायर के इनडायरेक्ट कंट्रोल में हम लोगों को सुकेत रियासत देखने को मिली। इसके साथ साथ उदय सेन ने राणा ऑफ छेदी को हराया और उसके बाद वहाँ पे किले का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया उदयपुर। तो ये थे हमारे सुकेत रियासत के कुछ महत्वपूर्ण राजा। इसके बाद जो सुकेत के राजा हमें देखने को मिलेंगे उनका जिक्र हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।